नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या कोई व्यक्ति एक साथ में एक से अधिक कोटे के तहत आरक्षण पा सकता है, यानी आरक्षण का फायदा उठा सकता है। आज की जो वीडियो है इसी टॉपिक पर है। इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों पर और उनके गाइडलाइन पर हम बात करेंगे। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इस केस की सुनवाई हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव और जस्टिस ज्योत्सना रेवल दुआ की खंडपीठ ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य व अन्य बनाम जयराम कोडल के मामले में लेटेस्ट पेटेंट की अपील का फैसला करते हुए कहा गया, एक बार जब कोई व्यक्ति अनुसूचित जात या अनुसूचित जनजात के कोटे के तहत नियुक्ति हो जाता है तो बाद में वह भूतपूर्व सैनिक के कोटे के तहत आरक्षण का दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक साथ में केवल एक ही आरक्षण का लाभ उठा सकता है। इस चीज को समझने के लिए दोस्तों आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या होता है। इस केस में जो प्रतिवादी होता है 1993 में सेना से रिटायर हो जाते हैं और सेना से रिटायर होने के बाद में अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात के कोटे के तहत चिकित्सा अधिकारी पोस्ट 1 के तहत नियुक्ति होती है। 1996 में राज्य यानी कि अपीलकर्ता द्वारा अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात के तहत चिकित्सा अधिकारी भूतपूर्व सैनिक पद 2 के लिए विज्ञापन दिया जाता है और इस पर्टिकुलर जॉब में जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं उनके पुरानी सेवा के लिए यानी कि आर्मी में सेवा करने के बिहाफ पर इनको सैनिक कोटा के तहत आरक्षण दिया जाता है। इसलिए इस केस में प्रतिवादी द्वारा कहा जाता है कि चूंकि जो प्रतिवादी है वो सैनिक है, इसलिए भूतपूर्व सैनिक का जो कोटा है उसके तहत उसको आरक्षण दिया जाना चाहिए और वो बिल्कुल उस आरक्षण का दावेदार होता है। और प्रतिवादी क्या करता है, अपना आवेदन भी डालता है, लेकिन जो राज्य होता है यानी कि जो अपील करता होता है वो प्रतिवादी का जो आवेदन होता है उसको अस्वीकार कर दिया जाता है अपील करता यानी कि राज्य द्वारा। भूतपूर्व सैनिक हिमाचल प्रदेश तकनीकी सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण नियम 1985 के तहत सैन्य सेवा का लाभ तभी उपलब्ध है जब प्रतिवादी भूतपूर्व सैनिक होने के नाते पद 1 में शामिल हुए बिना सीधे पद 2 में शामिल हुआ हो। यानी कहने का मतलब ये है कि जो अभ्यर्थी था यानी कि जो प्रतिवादी था, अगर वो डायरेक्ट सैनिक कोटा के तहत यानी जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं उनके कोटा के तहत उसने आवेदन डायरेक्ट पद 2 में अगर आवेदन किया होता तो उसके आवेदन पर विचार किया जा सकता था। लेकिन 3 साल पहले यानी कि 1993 में जो प्रतिवादी होता है वो किसी और पोस्ट के लिए चिकित्सा विभाग में अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात के कोटे के तहत 3 साल जॉब भी कर चुका होता है और उसके बाद में जब 3 साल बाद एक नई वैकेंसी निकलती है, विज्ञापन दिया जाता है राज्य द्वारा यानी कि अपीलकर्ता द्वारा, तो पहली वाली जॉब को छोड़कर दूसरी वाली जॉब पे दोबारा अप्लाई कर देता है। तो वही माने हाई कोर्ट द्वारा कहा जाता है कि देखिए कोई भी व्यक्ति जो होता है, खासतौर पर किसी ने अगर SC/ST एक्ट के तहत जो आरक्षण होता है SC/ST का, उसके तहत अगर एक बार किसी ने किसी पद के लिए आवेदन कर रखा है और खासतौर पर उसने ज्वाइनिंग कर लिया है, जॉब कर रहा है, 3 साल बीत भी चुके हैं और उसके बाद एक दूसरे पोस्ट के लिए और खासतौर पर अगर वो भूतपूर्व सैनिक है तो वो किसी और कोटे के तहत, खासतौर पर भूतपूर्व सैनिक के कोटे के तहत वो दोबारा आवेदन नहीं कर सकता और ना ही उसके लिए वो योग्य होगा। जब परेशान हो जाता है प्रतिवादी यानी कि जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं, जयराम कोडर माननीय हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में एक रीट याचिका डाली जाती है प्रतिवादी द्वारा। आप लोगों को बताना चाहूंगा जो सिंगल बेंच होती है वो प्रतिवादी को जो अनुमति होता है वो अनुमति भी दे दिया जाता है, लेकिन अपीलकर्ता परेशान होकर लेटेस्ट पेटेंट अपील दायर करता है। दोस्तों अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि कार्मिक विभाग के निर्देशानुसार कि एक बार किसी व्यक्ति को अनुसूचित जात या अनुसूचित जनजात के कोटे के तहत नियुक्ति के लिए उसके आवेदन पर विचार किया गया है तो दोबारा भूतपूर्व सैनिक के कोटे के तहत आवेदन नहीं कर सकता और ना ही उस आवेदन के लिए वो योग्य होगा।
दूसरी ओर प्रतिवादी द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि भूतपूर्व सैनिक होने के कारण से जो प्रतिवादी होता है वो अपनी पिछली सेवाओं का, यानी कि वो जो सेना में उसने सेवा किया, तो जो सेना का जो कोटा होता है उसके तहत उसका लाभ उठाने के लिए वो योग्य है और हकदार है। ऐसा प्रतिवादी द्वारा तर्क दिया जाता है, क्योंकि प्रतिवादी द्वारा जिस जॉब को किया जा रहा होता है, यानी कि जो चिकित्सा अधिकारी पद 1 होता है जिसके लिए वो योग्य होता है और जिसके लिए उसकी जो ज्वाइनिंग हो जाती है, नियुक्ति हो जाती है, जॉब कर भी रहा होता है, उस समय उसकी दलीलें ये दी जाती है कि जिस समय प्रतिवादी यानी कि 1993 में जब वो रिटायर हुआ सेना से, तो उस समय जो जॉब उपलब्ध था वो यही था। प्रतिवादी द्वारा यह भी तर्क दिया जाता है कि जो प्रतिवादी होता है जब 1993 में रिटायर होता है तो पद 2 के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय सिचुएशन ही ऐसा था, जो परिस्थितियां थी वो बिल्कुल विपरीत में थी कि जो प्रतिवादी था वो इंतजार नहीं कर सकता था पद 2 की, यानी जो चिकित्सा अधिकारी पद 2 का बिल्कुल इंतजार नहीं कर सकता था। और जो उस समय जो जॉब उपलब्ध था उस पर प्रतिवादी लग गया, यानी ज्वाइन कर लिया। प्रतिवादी द्वारा साफ साफ कहा जाता है कि उस समय जो परिस्थिति थी वो मजबूर करने वाली थी, इसलिए प्रतिवादी को मजबूर होकर पद 1 का चुनाव करना पड़ा था, क्योंकि उस समय पद 2 का कोई भी विज्ञापन नहीं था और ना ही कोई पोस्ट खाली थी। दोस्तों, माने हाई कोर्ट द्वारा कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति SC ST यानी कि अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात के कोटे के तहत किसी जॉब में या किसी भी नौकरी में अपने आप को नियुक्ति ले लेता है, तो बाद में भूतपूर्व सैनिक का जो कोटा होता है उसके तहत दोबारा आवेदन नहीं कर सकता है और ना ही वो उसका अधिकारी होगा। और अगर कोई भूतपूर्व सैनिक SC ST यानी कि अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात के कोटे के तहत अगर कोई जॉब करता है तो उसको भी भूतपूर्व सैनिक के कोटे के तहत ही माना जाएगा, क्योंकि जब आदमी रिटायर होता है उसके बाद कोई नई जॉब पकड़ता है तो चाहे वो भूतपूर्व सैनिक के कोटे के तहत मिले या चाहे SC ST एक्ट के तहत, यानी कि जो अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात का जो नियम होता है, कानून होता है, जो प्रावधान होता है उसके तहत जॉब मिले, तो दोनों को एक ही माना जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो कोई भी व्यक्ति 2 कोटे के तहत फ़ायदा उठा सके या किसी भी जॉब के आरक्षण का फ़ायदा उठा सके, ऐसा नहीं हो सकता है। माने हाई कोर्ट द्वारा कहा जाता है कि जो प्रतिवादी है वो भूतपूर्व सैनिक का जो कोटा होता है और जो SC ST एक्ट यानी कि अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात का जो कोटा होता है, ये दोनों कोटे के तहत फ़ायदा नहीं उठा सकता है और न ही उसका अधिकारी होगा। इसलिए माने हाई कोर्ट द्वारा सिंगल जज द्वारा दिए गए फैसले को रद्द कर दिया जाता है, उसको दोषपूर्ण बताया जाता है। और माने हाई कोर्ट द्वारा लेटर्स पेटेंट की जो अपील होती है उसकी अनुमति प्रदान की जाती है। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों, मैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह फिर मिलूंगा ऐसे लीगल टॉपिक अपडेट लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।